नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट्स के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास इसका टॉपिक है टेंस। इस क्लास में टेंस के संबंध में आप क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं बता दूं आपको। टेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, टेंस की परिभाषा क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टेंस के टाइप कितने होते हैं वो पढ़ेंगे, और टेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं यानी कि सब डिवीजन, टेंस के कितने प्रकार होते हैं वो टाइप्स में आ जाएंगे। और प्रत्येक टाइप के, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अब प्रत्येक टेंस का सब डिवीजन है, सब डिवीजन को एस्पेक्ट्स कहा जाता है, तो एस्पेक्ट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस क्लास में आप प्रेजेंट सिंपल का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है तो कैसे पहचानते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। फिर रहेगा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके फॉर्मूला क्या क्या है, और फिर सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा प्रेजेंट सिंपल में, वो इस क्लास में आप पढ़ेंगे। कहते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। ये सभी आप जानते हैं कि टेंस टेंस का मतलब होता है काल। फिर टेंस की डेफिनेशन क्या है, देखो, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि जो टेंस होता है वो क्या है, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वो है द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी कि टेंस है वो वर्ब का एक रूप होता है। और ये द फॉर्म ऑफ ए वर्ब है, वो करता क्या है, वो शो करता है। क्या शो करता है, द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट, यानी कि किसी भी कार्य और अवस्था, एक्शन का मतलब कार्य और स्टेट का मतलब अवस्था, वो किसी एक्शन और स्टेट के टाइम को भी शो करता है। तो टेंस की जो डेफिनेशन ये हो गई, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। उसके अकॉर्डिंग जो टेंस है वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि तीन टेंस हो गए, थ्री टेंस हो गए। पहला तो ये हो गया प्रेजेंट, और दूसरा हो गया पास्ट, और तीसरा हो गया फ्यूचर। फिर अब टेंस के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, वो है टाइप्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके अपन चलते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, यानी कि प्राचीन परंपरागत अप्रोच को, उपगम को अपन लेके चलते हैं। तो टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। फिर देयर आर फोर एस्पेक्ट्स ऑफ ईच टेंस। अब तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रत्येक टेंस है उसके फोर एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है, एस्पेक्ट्स क्या करता है, एस्पेक्ट शोज द स्टेट और नेचर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी एक्शन के स्टेट और नेचर को शो करता है। एस्पेक्ट्स क्या होता है वो ध्यान दे। एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स वो किसी एक्शन की स्टेट और नेचर बताता है, यानी कोई कार्य है उसकी स्थिति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, किसी कार्य की अवस्था और प्रकृति के बारे में बताना, उसे ही एस्पेक्ट्स कहा जाता है। और किसी एक्शन की स्टेट और नेचर को चार प्रकार से पहचाना जा सकता है। एक तो है सिंपल, एक है कंटिन्यूस, एक है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चार टेंस के एस्पेक्ट्स होते हैं, जिनको आप सब डिवीजन भी बोल सकते हैं। प्रत्येक टेंस, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के चार हो जाएंगे, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट के पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर के फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो तीन टेंस के टोटल 12 एस्पेक्ट्स हो गए। ये तो है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब आगे मॉडर्न जो ग्रामरियंस है और मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है वो क्या कहते हैं। मॉडर्न ग्रामरियंस और मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स वो ये कहते हैं कि टेंस दो प्रकार के होते हैं। और वो क्या कहते हैं, टेंस इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी मार्क्ड बाय वर्ब इन्फ्लेक्शन, यानी कि टेंस दो होते हैं लेकिन टेंस को वर्ब इन्फ्लेक्शन के माध्यम से पहचाना जाता है। वर्ब
इनफ्लेक्शन। वर्ब इनफ्लेक्शन का मतलब होता है द चेंज ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब में परिवर्तन को इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। वर्ब इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है द चेंज ऑफ वर्ब, वर्ब में परिवर्तन। वर्ब में परिवर्तन है दो प्रकार से होता है, मॉडर्न ग्रामरियन और मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं कि वर्ब में दो प्रकार से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट अपन समझेंगे कि कैसे उनमें परिवर्तन होता है। तो मॉडर्न ग्रामरियन और लिंग्विस्टिक्स के अनुसार तो देयर आर टू टेंसेज, केवल दो टेंस होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। फ्यूचर को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं वर्ब इन्फ्लेक्शन, यानी कि टेंस इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी मार्क्ड बाय वर्ब इन्फ्लेक्शन, यानी कि क्रिया के रूप में होने वाला परिवर्तन से ही टेंस को पहचाना जा सकता है, और टेंस एक वो ग्रामेटिकल कैटेगरी है, वो ये कहते हैं। कैसे? अब देखो, एक वर्ब है प्ले और एक है प्लेड, एक है वॉक और वॉकड, गो और वेंट, राइट और राइट्स। अब यह है प्ले, प्ले ये प्रेजेंट में है और यह है पास्ट में। तो अब ये प्रेजेंट से पास्ट में बदली है वर्ब में, तो ये वर्ब इन्फ्लेक्शन है। वो प्रेजेंट है और वॉकड पास्ट है, गो प्रेजेंट और वेंट पास्ट है। राइट और राइट्स ये प्रेजेंट सिंपल के ही एग्जाम्पल है, यानी प्रेजेंट सिंपल में यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राइट्स होता है, और प्लूरल होता है तो राइट होता है। तो ये वर्ब में परिवर्तन हो रहा है, एक तो ये हो रहा है प्ले का प्लेड हो रहा है, वो का वॉकड हो रहा है, गो का वेंट हो रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस की वर्ब है वो पास्ट टेंस में बदल रही है, तो इसको बोलेंगे वर्ब इन्फ्लेक्शन। तो दो तरीके से ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। इसलिए मॉडर्न ग्रामरियन और लिंग्विस्टिक्स कहते हैं कि टेंस इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी मार्क्ड बाय द वर्ब इन्फ्लेक्शन। वर्ब इन्फ्लेक्शन के माध्यम से उसको पहचाना जाता है, तो वो परिभाषा इस तरीके से देते हैं। अब वो कहते हैं देखो, इन रूपों में क्रिया क्यों बदलती है, इसलिए इन्हें टेंस इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। अभी जो एग्जांपल आपने देखे हैं, प्ले का प्लेड हुआ, वो का वेंट हुआ, वो का वॉकड हुआ, तो इसमें टेंस इन्फ्लेक्शन आपने देखा है, वर्ब में परिवर्तन देखा है। तो वो दो टेंस हो गए। अब वो कहते हैं कि फिर फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है? तो मॉडर्न ग्रामरियन के अनुसार जैसे आई प्ले वर्ब का प्रेजेंट रूप है, आई प्लेड वर्ब का पास्ट रूप है, तो ये तो चेंज हुआ। फिर वो आई विल प्ले, यहाँ प्ले नहीं बदला है, केवल विल एक मॉडल ऑक्सिलरी जोड़ा गया है। अर्थात फ्यूचर को वर्ब इन्फ्लेक्शन से नहीं बल्कि मॉडल ऑक्सिलरी विल और शेल से व्यक्त किया जाता है। इसलिए आधुनिक व्याकरण के अनुसार फ्यूचर एक अलग टेंस नहीं है बल्कि भविष्य का समय यानी फ्यूचर टाइम व्यक्त करने का तरीका है। यानी कि शॉर्ट में अपन समझते हैं, कहते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस नहीं है बल्कि फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने का तरीका है। और तरीका कैसे है कि जब अपन विल और शेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसमें वर्ब इन्फ्लेक्शन नहीं हो रही है, वर्ब में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए विल और शेल का प्रयोग करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल और शेल का प्रयोग करके फ्यूचर टाइम को व्यक्त किया जाता है, जबकि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ये कहते हैं मॉडर्न ग्रामरियन। लेकिन अपन ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके चलेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग टेंस है वो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब पहला जो टेंस रहेगा वो प्रेजेंट, और प्रेजेंट का जो पहला एस्पेक्ट है वो है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में यह लिखा गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों है, यानी कि प्रेजेंट को इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। में कार्य की अवस्था कंप्लीट या इनकम्प्लीट पर जोर नहीं होता है, इसलिए इसे इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कहा जाता है। यानी कि जो जैसे एग्जांपल में बताऊं, राम जाता है, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। राम जाता है, इसमें जो कार्य हुआ है न तो कंप्लीट है न इनकम्प्लीट है, न तो इसमें काम कंप्लीट है और न इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कहा जाता है। जैसे सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, शी टीचेज इंग्लिश, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल जाता हूं या जाती हूं। शी टीचेज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है।
अब यहाँ जो सेंटेंस है इसमें कंप्लीट या इनकम्प्लीट एक्शन का पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको इंडेफिनिट या सिंपल कहेंगे। अब जब सब्जेक्ट शी, ही, इट कोई एक वचन करता हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगा देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल में आ जाते हैं यू, दे, आई और वी, इनके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। तो ये जो तीनों सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, एस और एस का प्रयोग नहीं हुआ है। सी है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में ईएस लगा है। द सन राइजेज, यहाँ जो द सन है, द सन है यहाँ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ राइजेज यानी वर्ब राइज है और इसमें एस लगा है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, तो ये ध्यान रखना कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको क्या करना है, एस या एस लगा देना है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, एस और एस का प्रयोग नहीं करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। अब हिंदी की पहचान आपको करनी है कि हिंदी की पहचान इस सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, तो ता हूं ये प्रेजेंट सिंपल है। सी टीचर्स इंग्लिश, वे इंग्लिश पढ़ाती है, तो ती है तो प्रेजेंट सिंपल है। अब इंग्लिश में पहचान करने का एक तरीका होता है वर्ब, वर्ब से पहचान सकते हैं। वर्ब यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी सब्जेक्ट या प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। टीचेज आया है तो टीचेज से पता चल जाता है कि टेंस कौन सा है, क्योंकि एस और एस वाली फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में आती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब यहाँ राइजेज है तो यहाँ एस आया वर्ब के साथ में, तो इसे पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन में एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि टेंस को पहचानना होता है, यानी सेंटेंस दे दिया जाता है और टेंस को पहचानना होता है कि इसमें टेंस कौन सा है। तो टेंस आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और एस लगेगी वर्ब के साथ में, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, मैंने पीछे भी बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जिक्र आपने अभी किया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कब लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, ही है, सी है, इट है, या कोई एक वचन करता है, यू है, आई है, वी है और दे है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो नेगेटिव, इसका जो फॉर्मूला है, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट पैटर्न है सेंटेंस का, वो क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है ये। सकारात्मक वाक्य जिसे आप कहते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि कर्ता प्लूरल है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस तब आएगा जब सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर हो और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई प्ले, तो यहाँ सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आई है। तो आई प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता हूँ। वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश का अध्ययन करते हैं। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन काम करते हो। और दे लिव इन जयपुर, वे जयपुर में रहते हैं। और ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ जो ये ही है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाते हैं। फिर ध्यान दें कि कोई भी एक वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब के साथ में कब एस लगाना है और कब ईएस लगाना है। तो देखो ईएस लगाना कब है, जब वर्ब के एंड में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, या एक्स हो, या जेड हो। ये आप याद कर लेना कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो, तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस जोड़ देना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में
एस कब जोड़ना है? जब इनके अलावा और कुछ हो एंड में वर्ब के, यानी एस डब्ल्यू एस 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 सी एच ओ एक्स जेड इनके अलावा और कोई वर्ब के अंत में लेटर हो तो आपको एस जोड़ देना है। अब ये जो एस और एस कब जोड़ना है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि सब्जेक्ट एक वचन हो तभी जोड़ना है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, एस और एस तो जोड़ना ही नहीं है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। फिर है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें क्या होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज का प्रयोग हो जाता है वहां, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज, लेकिन डू डज का प्रयोग है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है। अब डू का प्रयोग कहाँ करते हैं, डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। यानी कि यदि जो सब्जेक्ट है वो यदि प्लूरल है, बहुवचन है सब्जेक्ट है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज का प्रयोग करना है। जब हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग हो जाता है तब वहां मेन वर्ब होती है वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, फिर आपको मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। एस और यस वाली फॉर्म अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग हो जाएगा। जब हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग हो जाता है ना तो वहां फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो ये लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ में डू लगता है, इन सब्जेक्ट के साथ में डू लगता है। सब्जेक्ट कौन से है? आई वी यू दे और कोई प्लूरल नाउन हो सब्जेक्ट के रूप में, तब डू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ आई सब्जेक्ट है और डू नॉट प्ले क्रिकेट यहाँ ये नेगेटिव फॉर्म है, तो डू नॉट आते ही तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है डू नॉट आते ही, और डज नॉट आता है तो भी प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल को पहचानने का एक पहला तरीका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग होगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस वाली पूरी प्रक्रिया मैंने पहले समझा दी है। अब दूसरा तरीका पहचानने का यह है कि यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज के साथ में नोट आ जाएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरा तरीका यह पहचानने का, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट स्टडी एट नाइट, दे डू नॉट वर्क हियर, यहाँ डू नॉट वर्क, डू नॉट स्टडी, डू नॉट प्ले ये आए हैं, तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस है। फिर है डज का प्रयोग। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा? ही सी इट, और सिंगुलर नाउन ही का मतलब वह कोई पुरुष होता है, सी का मतलब वह कोई स्त्री होती है, इट है वो किसी जानवर या वस्तु के लिए या किसी पक्षी के लिए इट का प्रयोग कर देते हैं। सिंगुलर नाउन है कोई, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां डज का प्रयोग होता है, जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ डज नॉट आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ डज नॉट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस और एस नहीं आया। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है ही सी और ये राम, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट और डज नॉट, इसमें भी डज नॉट आया है, लेकिन इनके बाद में जो वर्ब आई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। एस और एस अब यहाँ नहीं आएगा, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब जो तीसरा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है प्रेजेंट सिंपल का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है यस और नो टाइप वाला क्वेश्चन, और दूसरा प्रकार होता है WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अपन पढ़ेंगे यस और नो जो टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें जो उसका जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये पैटर्न रहता है इसमें। यानी कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, इसमें प्रश्न पूछा गया है तो इसका उत्तर यस या नो होगा। यदि आप खेलते हैं तो यस हो जाएगा, आप नहीं खेलते हैं तो नो। तो जो यस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो डू और डज है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। तो इसका जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी,
और हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लगाओगे, यदि सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है तो आप डू लगाओगे। तो यहाँ यू है वो प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए डू आ गया, दे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ डू आ गया। अब यहाँ सब्जेक्ट ही है तो सिंगुलर है तो डज आ गया, यहाँ सी है सिंगुलर है तो यहाँ डज आ गया। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जब डू और डज आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, और वर्ब है वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसे नेक्स्ट है WH वर्ड। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ये दूसरा टाइप है। अब ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनका जो आप आंसर है यस और नो में नहीं दे सकते। यस और नो में तब दे सकते हैं जब वो सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होता है प्रेजेंट सिंपल में, तब आप यस और नो से उत्तर दे सकते हो। WH वर्ड का यस और नो में उत्तर नहीं होता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे आप क्या करते हो, तो क्या करते हो तो इसका उत्तर अलग ही होगा, यस और नो तो होगा ही नहीं। अब WH वर्ड इसका एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि सबसे पहले आप WH वर्ड लिखोगे। WH वर्ड मतलब ये जो वोट हु वूम ये होता है, और WH वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो WH वर्ड कौन कौन से है वो आप ध्यान से देख लें। वोट का मतलब क्या, हु कौन, वूम किसे या किसको, वूज किसका किसकी किसके, विच कौन सा कौन सी, वेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ मेनी। अब हाउ के साथ में देखो खूब सारे वर्ड आ रहे हैं। हाउ मेनी कितने, जो संख्या बताने के लिए हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना मात्रा बताने के लिए, हाउ लॉन्ग कितने देर कितने समय तक, तो कितने समय तक जो टाइम पूछने के लिए या टाइम के लिए जो हाउ लॉन्ग आता है, कितने देर तक कितने समय तक। हाउ फार कितनी दूर, दूरी बताने के लिए। हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ओल्ड कितनी आयु का, हाउ टॉल कितना लंबा, हाउ हाई कितना ऊंचा, हाउ डीप, हाउ वाइड, हाउ फास्ट, हाउ सो। तो हाउ के साथ में खूब सारे वर्ड्स आ सकते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ टॉल, हाउ हाई, हाई ऑफन, हाउ ऑफन, इस तरीके के आते हैं। इसे अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल है, वो डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आप क्या खाते हैं, तो मैं आप कहेंगे कि मैं एक एप्पल खाता हूँ, या मैं इसी जब बात हो रही हो उसमें तो आप क्या करते हैं, तो वो डू यू ईट, वो डू यू डू आप क्या करते हैं, तो वो डू यू प्ले आप क्या खेलते हैं। तो वहाँ ये वोट आ गया, WH वर्ड है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया। तो ये जो पैटर्न है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। और वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं, व्हेन डू यू स्टडी आप कब अध्ययन करते हैं, व्हाई डू यू लव आप क्यों हंसते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू 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 और ये डू सब्जेक्ट के अनुसार आई है। सब्जेक्ट इसमें यू है तो प्लूरल है। अब ये आप यहाँ ध्यान देंगे, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का जो काम करते हैं वो तो पूछा गया है। तो जब हु से प्रश्न बनाया जाता है तो यहाँ वर्ब की वर्ब भी लगा दी जाती है डायरेक्ट। अब वर्ब लगा दी जाती है कि अकॉर्डिंग सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग लगाई जाती है कि इसमें एस और एस आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अपने को पता है कि पढ़ाने वाला एक है तो आप टीचर्स लगा दो, पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं तो सेंस के अकॉर्डिंग आप टीच भी लगा सकते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब डज भी नहीं आएगा। तो क्या करना है कि जो हु वाला जो सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट के हैं, तो इनको डायरेक्ट आप हु लगाओ और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट वर्ब लगा दो। ठीक है, फिर सेंस के अकॉर्डिंग टीचेज भी कर सकते हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। लेकिन ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक का ही पता होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट मान के उस सेंटेंस को बना दिया जाता है, तो एस और एस वाली फॉर्म आप यूज कर सकते हैं ज्यादातर। अब जो 6 नंबर है इसमें देखो ही आया तो यहाँ डज आ गया है। अब वेन डज ही गो टू स्कूल, वे स्कूल कब जाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट है ही, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डज आ गया है, और ये WH वर्ड है। तो पैटर्न रहेगा WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाओ, और उसके बाद में वर्ब लगाओ, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दो, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये इनका पैटर्न रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और इसमें और कोई सुधार हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये सुधार आपको करना चाहिए, या इससे ज़्यादा और मैटर देना चाहिए, या इतना ही मैटर देना चाहिए, या इसमें और कुछ
मैटर अलग तरीके से ऐड करना हो, या स्लाइड आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जो मेरा समझाने का तरीका वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।